जनवरी से तैयारियां चल रही थी। ये लोग इस तैयारी में थे कि अगली 26 जनवरी में हम देश को दहलाएंगे। एजेंसियां कहाँ हैं? 7 मुसलमान नाम चलाए जा रहे हैं, 5 हिंदू नाम मेरे पास भी हैं, उनका कहीं नाम नहीं है। नहीं, सवाल ये है कि उन पर साबित तो करो पहले। नहीं तो जैसे डॉक्टर उमर, उसने खुद को उड़ा लिया ना गाड़ी के अंदर। भाई मीडिया तो कह रही है, आप डिनाई कर रहे हैं इस चीज को। नहीं मैं ये कह रहा हूँ अभी तक उसकी जांच चल रही है। ये ब्लास्ट तो हुआ ना, इससे तो भाई डॉक्टर उमर ने खुद को उड़ा लिया या सिलेंडर फटने की वजह से वो मर गया, ये तो जांच का विषय है ना। सरकार ने तो मान लिया ना। सरकार के मानने से क्या होता है भाई? प्रेस कॉन्फ्रेंस अरे सब सरकार के मानने से क्या होता है? कोई भी आदमी, मैं या दूसरा कोई भी आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहे, अगर मैं कह दूं कि साहब ये तो आतंकवादी हमला है ही नहीं, तो जांच एजेंसियों ने कहीं ना कहीं कुछ तो सबूत पेश किया होगा हमारी गवर्नमेंट के सामने, तभी तो वो कह रहे हैं कि ये आतंकी हमला है। अभी तक कोई सबूत नहीं है। और ये कहा है कि आतंकवादी हमला, उसका सबूत क्या है? आतंकवादी डीएनए टेस्ट में ये तो शनाख्त हो गया ना कि डॉक्टर उमर ही गाड़ी चला रहा था। अरे भाई, उमर गाड़ी चला रहा था, ठीक है, चलो हमने मान लिया उमर गाड़ी चला रहा है। गाड़ी किसी के ठुकने से उसमें आग लगी है, या उसका सिलेंडर फट गया, या वाकई उसमें विस्फोटक सामग्री थी, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा ना। ये नहीं कहता कि भाई अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ है पहले, इन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं। तो ये चीज़ें समझनी चाहिए और देखनी चाहिए कि देश के लिए अगर मेरे ऊपर इस घर को संभालने की जिम्मेदारी है और इस घर में से कोई आदमी चोरी करके ले जाए तो जिम्मेदार तो मैं ही हूँ ना। जो मुख्य आरोपी पकड़े गए हैं, चाहे डॉक्टर उमर की पहचान हो चुकी है कि I-20 गाड़ी वही चला रहा था, उसके छितरे उड़ गए उसी गाड़ी के अंदर, और जितने भी मुख्य आरोपी है, जो 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई, चाहे डॉक्टर शाहीन हो या फिर एक और नाम आ रहा जिसका मैं भूल रहा हूँ नाम, जितने भी हैं सब मुसलमान ही हैं। लेकिन फिर तो सवाल वही उठ जाता है ना। 7 लोगों को 7 मुसलमान नाम चलाए जा रहे हैं, 5 हिंदू नाम मेरे पास भी हैं, उनका कहीं नाम नहीं है। देवेंद्र, जिसके नाम गाड़ी है, दिनेश, सोनू, और अभी मुरादाबाद से पकड़े हैं शोभित और वीरेंद्र, RDX के साथ में। लोगों को कैसे समझाएंगे? विस्फोटक सामग्री के साथ का एंगल न दीजिए आप। नहीं, सवाल ये है कि लोग तो एंगल दे ही नहीं रहे हैं ना। एंगल तो इसको मीडिया ने दे दिया, एंगल तो इसको उन सियासी लोगों ने दे दिया जो अपना फ़ायदा चाहते हैं हिंदू मुसलमान करके। एंगल तो उन्होंने दे दिया। लोग तो सोशल मीडिया पर कोई चीज़ देखते हैं तो उसको फॉरवर्ड करते हैं, हाँ या ना में एक अपना मत बनाते हैं कि भाई कुछ कहते हैं कि ये गलत है, कुछ कहते हैं कि ये सही है, ये मत बन जाता है। उसी पर फिर लोग जो है अपनी जो भी टिप्पणी उनकी होती है, जो भी वो कहना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर उसी पर डालते हैं। अगर वो कहते हैं कि नहीं गलत हुआ है तो गलत डालते हैं कि नहीं गलत है, अगर सही हुआ है तो वो कहते हैं हाँ जी सही हुआ है, मुसलमान होते हैं, फिर ये होता है। तो मेरा कहना ये है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये देश के लिए हानिकारक है। सवाल ये है कि अगर जनवरी से, आज नवंबर है, मीडिया पर ये भी रिपोर्टें चल रही हैं कि जनवरी से ये तैयारियां चल रही थी, व्हाइट कॉलर टेररिज्म क्या कहा जा रहा है इसको, जनवरी से तैयारियां चल रही थी। ये लोग इस तैयारी में थे कि अगली 26 जनवरी में हम देश को दहलाएंगे। एजेंसियां कहाँ हैं? एजेंसियां कहाँ हैं? 9 महीने 10 महीने हो गए, देश के अंदर 7 आतंकवादी देश को दहलाने की प्लानिंग कर रहे हैं और हमारी एजेंसियां सोई हुई हैं। नहीं तो इस पर यह दलील दिया जा रहा है कि देखो 2900 किलो विस्फोटक हमने बरामद कर लिया, बहुत बड़े पैमाने पे घटना, मतलब इसको अंजाम देने की साजिश रची जा रही थी, हमने बहुत नाकाम कर दिया बहुत हद तक इसको। विस्फोटक सामग्री कहाँ से मिली? फरीदाबाद से। हरियाणा पुलिस ने खंडन कर दिया उसका। हरियाणा पुलिस ने ये कहा है, ये मेरे पास लिखा हुआ रखा है और सोशल मीडिया पर भी चल रहा है, उन्होंने लिखा है कि मीडिया पर एक भयावह खबर चल रही है कि सेक्टर 56 से फरीदाबाद से विस्फोटक सामग्री मिली है। ये सामग्री शादी विवाह में चलने वाले पटाखों की सामग्री है, इसका आतंकवादी गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं है। और हरियाणा पुलिस का खंडन करती है, सोशल मीडिया पर चल रहा है। हाँ, पुलिस ने ट्वीट किया। तो फिर कहाँ सामग्री है? कहाँ है सामग्री? ये सब देखिए झूठ चल रहा है, और बड़ी बात ये है कि झूठ बिक भी रहा है। सवाल ये नहीं कि झूठ बोल रहा है कोई आदमी, सवाल ये है कि उस झूठ के जरिए से लोगों को ठग रहा है। ये बहुत बड़ी बात है।
जो लोग उसकी ठगी में आ रहे हैं वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा है। ये जो सियासत का झूठा खेल चल रहा है इसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये ख़तरनाक स्थिति है, ये ख़तरनाक पोजीशन है। आदमी के अंदर इतना दिमाग तो होना चाहिए कि जो आदमी मेरे लिए कोई बात कर रहा है मैं उसको कम से कम इतना तो समझूं कि ये सच है झूठ है। या रागिब के लिए किसी ने मुझे आकर बताया कि रागिब तो अच्छा आदमी नहीं है, मैं फ़ौरन तय कर लूं कि हाँ जी अच्छा आदमी नहीं है। शरीयत में भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि जब तक ये चीज़ें ना हों जब तक उसको अच्छे बुरे की बात नहीं कह सकते। इस्लाम में क्या कहा जाता है इस तरीके की, कहीं ना कहीं तो उनका माइंड वॉश किया जाता है ना, तभी तो वो लोग आकर के खुद को उड़ा लेते हैं। इस्लाम क्या कहता है, क्योंकि इस्लाम में तो सुसाइड करना हराम माना गया है और ये लोग डेटोनेटर लगा करके, बम लगा करके खुद को ब्लास्ट कर लेते हैं, साथ में कई लोगों को दुनिया से लेके चले जाते हैं। देखिए इस्लाम में जी। अपने आप को जलाकर मारना, पानी में डुबोकर मारना या जहर खाकर मार देना या किसी धारदार हथियार से मार देना ये बिल्कुल हराम है। इसको खुदकुशी कहा जाता है और ख़ुदकुशी हराम है इस्लाम में। और ख़ुदकुशी की सज़ा ये है हमारी आस्था के मुताबिक कि क़ब्र में क़यामत तक उसको यही अज़ाब दिया जाता रहेगा। अगर किसी ने अपने आप को जलाकर मार लिया तो उसको बार बार सही किया जाएगा, बार बार वो अपने आप को जलाएगा, फिर सही किया जाएगा, फिर वो अपने आप को जलाएगा, क़यामत तक यही सज़ा मिलेगी उसको। इतना बड़ा अज़ाब है। दूसरे ये है कि हदीस में ये, कुरान में ये है कि जो आदमी किसी बेगुनाह को, एक इंसान को कत्ल कर दे उसने गोया पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। इस्लाम तो ये कहता है। इस्लाम तो ये है ही नहीं। कौन सा पाठ पढ़ाया जाता है? हम भी मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं, हमने तो नहीं सिखाई है इस्लाम। नहीं, सवाल ये है कि उन पे साबित तो करो पहले। हाँ, नहीं तो जैसे डॉक्टर उमर उसने खुद को उड़ा लिया ना गाड़ी के अंदर। भाई मीडिया तो कह रही है जी, मीडिया तो कह रही है ये ब्लास्ट तो हुआ है ना, इससे तो भाई नकारा नहीं जा सकता है ना। डॉक्टर उमर ने खुद को उड़ा लिया हाँ। या सिलेंडर फटने की वजह से वो मर गया, ये तो जांच का विषय है ना। आप डिनाई कर रहे हैं इस चीज को। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अमोनियम नाइट्रेट उसकी गाड़ी में अभी तक उसकी जांच चल रही है। जी। अभी जांच में एनआईए ने कोई ऐसा सबूत नहीं दिया कि ये हमला आतंकवादी था। सरकार ने तो मान लिया ना आतंकी। सरकार के मानने से क्या होता है भाई? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरे सब सरकार के मानने से क्या होता है? क्या होता है सरकार के मानने से? क्या है सरकार? सवाल ये है कि जिन एजेंसियों को आपने काम सौंपा है, जब तक वो एजेंसी जांच करके ये नहीं कह देती कि हाँ जी ये आतंकवादी हमला है, तब तक उसको आप कैसे कह देंगे आतंकवादी हमला है? और जांच से पहले आप कैसे कह देंगे कि आतंकवादी हमला है? जब आपने दिल्ली पुलिस से वो केस लेकर एनआईए को दे दिया तो आप इंतज़ार तो कीजिए एनआईए की रिपोर्ट आने तक। एनआईए तो ये कह रही है कि हम धर्म के एंगल से इसकी जांच ही नहीं कर रहे हैं। उनका बयान आया कल, हम धर्म के एंगल से जांच नहीं कर रहे हैं, हम तो एक आतंकवादी हमले के या जो भी विस्फोट हुआ है ये इसके तथ्यों को जुटाने में लगे हैं कि ये हमला है या क्या है। वो तो उनका बयान आ गया। अभी कोई भी आदमी, मैं या दूसरा कोई भी आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहे, अगर मैं कह दूं कि साहब ये तो आतंकवादी हमला है ही नहीं, तो ये बेवकूफ़ी है ना। रिपोर्ट आने से पहले कह देना। तो जांच एजेंसियों ने कहीं ना कहीं कुछ तो सबूत पेश किया होगा हमारी गवर्नमेंट के सामने, तभी तो वो कह रहे हैं कि ये आतंकी हमला है। अभी तक कोई सबूत नहीं है, अभी तक कोई भी तो सबूत रखे ना जी। तो सरकार को सबूत भी तो रखना चाहिए। अगर किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये कहा है कि आतंकवादी हमला, उसका सबूत क्या है आतंकवादी हमला? डीएनए टेस्ट में ये तो शनाख्त हो गया ना कि डॉक्टर उमर ही गाड़ी चला रहा था। अरे भाई उमर गाड़ी चला रहा था, ठीक है जी। चलो हमने मान लिया जी। उमर गाड़ी चला रहा है, गाड़ी किसी के ठुकने से उसमें आग लगी है या उसका सिलेंडर फट गया या वाकई उसमें विस्फोटक सामग्री थी, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा ना। आप कैसे कह देंगे कि उमर ने अपने आप को उड़ा लिया जब तक जांच नहीं हो जाए एनआईए की? तो मैं यही कह रहा हूँ, इंतजार करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक एनआईए की कोई जांच ना आ जाए और वो इसको साबित ना कर दे कि हाँ जी ये अच्छा। दूसरे ये है कि एजेंसियाँ, देखिए एजेंसियाँ कुछ कहती हैं और फिर जब ये मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट जब सबूत मांगता है और वकीलों की बहस होती है, उससे जो कुछ निकल कर आता है वो असल चीज़ होती है। एजेंसियाँ भी कह देती हैं। एजेंसियों को जैसे तो सैकड़ों बच्चे जेल में पड़े हुए हैं, एजेंसियों की वजह से ही पड़े हैं ना। और फिर यही एजेंसियां जो कहती हैं कि हाँ ये आतंकवादी है, साबित नहीं कर पाए।
कि भाई ये आतंकवादी है, सबूत नहीं दे पाए। उमर खालिद 5 साल से जेल में है, जी अभी तक उस पर ये केस नहीं है कि ये फलां केस में जेल में है। क्या करोगे आप, बताओ क्या करोगे? वो इसलिए जेल में है क्योंकि मुसलमान है। ऐसा होता है कहीं कि एक आदमी पर कोई भी केस ना हो और वो जेल में पड़ा रहे? अमित तो शाह हम कैसे कह सकते हैं कि भाई, अमित शाह को जिम्मेदार माना जाएगा? जिम्मेदारी लेंगे वो? देखिए मैं समझता हूं जी। कि सरकार की जो एजेंसियां हैं, जिस तरह से हम खबरें पढ़ रहे हैं कि 10 महीने से ये काम चल रहा था और 10 महीने से ये लोग देश को उड़ाने की साजिश कर रहे थे और एजेंसियां उनको नहीं गिरफ्तार कर पाई, और हुआ यह कि 20 आदमी अपनी जान से चले गए, तब जाके सरकार की आंख खुली। तो जिम्मेदारी कौन लेगा? आप ही बताओ, कौन लेगा जिम्मेदारी? 18-20 लोगों का मर जाना देश के नागरिकों का, ये कोई मामूली बात तो है नहीं। विपक्ष कहता है कि फेल्ड होम मिनिस्टर है अमित शाह। नहीं चाहे देखिए, पहलगाम हो या फिर अभी दिल्ली का ब्लास्ट हो। नहीं सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि पहले भी इस तरह के आतंकवादी हमले हुए हैं और जो होम मिनिस्टर रहे हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है इस्तीफे भी 26/11 के वक्त। इस्तीफे भी दिए हैं। जी, शिवपाल पाटिल। मैं ये नहीं कहता कि भाई अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ है पहले जी कि लोगों ने इस्तीफे दिए हैं। तो ये चीज़ें समझनी चाहिए और देखनी चाहिए कि देश के लिए अगर मेरे ऊपर इस घर को संभालने की जिम्मेदारी है और इस घर में से कोई आदमी चोरी करके ले जाए, तो जिम्मेदार तो मैं ही हूँ ना, जिम्मेदार तो मैं ही हुआ ना, और मुझे ही जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए।